शुरू। क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज से अपना साइंस का क्लास भी शुरू हो रहा है। इसमें आपको एक बात समझना है कि शुरू में साइंस की बुक में जो है केमिस्ट्री का ही पार्ट है, उसके बाद फिर आपका फिजिक्स का पार्ट आता है, फिर बायो का पार्ट आता है और बुक्स आपके पास होंगी ही। तो केमिस्ट्री को जानने समझने के लिए कुछ बेसिक बातों की हमें ज़रूरत पड़ती है। उन बातों को थोड़ा हम लोग समझेंगे आज। सबसे पहले देखिए, आप लोगों का एक चैप्टर है, उसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, ये जानना पड़ेगा। और ऐसे हम लोग को यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन जानना है, रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमको जानना पड़ता है। तो यहाँ से कुछ बेसिक बातें आज पहले हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, और इनको जानने के बाद ही अपना सिलेबस शुरू हो पाता है। क्योंकि आप जानते हैं साइंस है और साइंस की चीज़ें अप्लाइड होती हैं, इन्हें डायरेक्ट हम नहीं पढ़ सकते, पहले उसको थोड़ा सीखना पड़ता है, तब जाकर हम पढ़ पाते हैं। तो हम कुछ मेन बातें आपको बता रहे हैं आज के क्लास में, आप उसको सीखिए, फिर अगले क्लास में हम इसका डिटेल करके अपने चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे। तो जैसे मान कहा जाए आपसे कि कोई रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए जैसे आपने क्लास 10 में आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा। मान लो मैं कहूँ मेरा हाइड्रोकार्बन यहाँ पर है एल्कीन, मैं इथिलीन ले रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पर मान लीजिए मैं HBr का मैं योग या एडिशन करा दे रहा हूँ, जिससे हमको यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिल जाएगा और एक प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा CH3 और CH2Br। ये रिएक्शन हम लिख रहे हैं। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारे पास इस तीर के बाएं तरफ दो चीजें लिखी गई हैं और दाहिने एक चीज लिखी गई है। तो जो दाहिने चीज लिखी होती है वास्तव में क्या होता है, उसको हम उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कैसे होता है, तो बाएं जो लिखे होते हैं ये सब आपस में रिएक्शन करते हैं, और इन रिएक्शन के बाद जो बनता है, यानी रिएक्शन के रिजल्ट के रूप में जो हमें मिलता है, उसको हम लोग उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम कहते हैं उत्पाद, या अंग्रेजी में इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। और इसके लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो स्पेशली इसमें कार्बन को देखिए, इसका जो कार्बन स्केलेटन है, जो कार्बन दिखाई दे रहे हैं, इसके कार्बन स्केलेटन को बाएं का जो भाग उपलब्ध कराएगा, जैसे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये इसको मेन भाग इसका उपलब्ध कराया है। तो बाएं तरफ का जो दो कंपाउंड यहाँ लिखे हुए हैं, तो बाएं तरफ का जो कंपाउंड इसके स्केलेटन को मतलब कार्बन को मिलने उपलब्ध कराता है, इसको हम लोग कहते हैं, यही जगह इसको उपलब्ध कराया है, तो इसको हम कहते हैं अभिकारक। इसको हिंदी में हम कहते हैं अभिकारक, और अंग्रेजी में हम कहते हैं रिएक्टेंट, या इसको हम एक और नाम देते हैं सबस्ट्रेट। तो चाहे आप इसको सबस्ट्रेट कहिए और चाहे रिएक्टेंट कहिए, बात एक ही है, इसको हिंदी में अभिकारक कहते हैं। और रिएक्शन में होता क्या है कि मेनली जो अभिकारक होता है वही बदलता है उत्पाद में। तो जब अभिकारक उत्पाद में बदलता है तो असल में अभिकारक अपने आप उत्पाद में नहीं बदलता है, कोई और होता है जो इस अभिकारक को उत्पाद में बदलने में मदद करता है, और यही वो है कि HBr हमने यहाँ पे लिया है। तो रिएक्शन में लिखा गया वह पदार्थ जो एक अभिकारक को उत्पाद में बदलने में मदद करता है, इसी को हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं अभिकर्मक, हिंदी में कहते हैं अभिकर्मक। एक अभिकर्मक हिंदी में कहलाता है, और अंग्रेजी में इसी को हम लोग रिएजेंट कहते हैं। ये हो गया रिएजेंट। तो रिएक्शन में तीन बातें होती हैं, एक आपका होता है अभिकारक, तीन चीजें होती है, एक का नाम है अभिकारक, एक का नाम है अभिकर्मक, एक का नाम है उत्पाद। तो कोई आप पूछे कि रिएक्शन क्या होती है, क्या बताएंगे हम लोग, हम बताएंगे रिएक्शन में क्या होता है। रिएक्शन वह प्रक्रिया होती है जिसमें अभिकारक और अभिकर्मक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। तो अभिकारक और अभिकर्मक मिलकर उत्पाद बनाते हैं, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बात आप और याद रखिए कि जिस समय रिएक्शन होती है, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा था और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी यहाँ पर बॉन्ड टूटा है। तो जब रिएक्शन होती है तो कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड का निर्माण होता है। ये बात भी आपको समझ के रखना है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का निर्माण होता है। ये बात आपको समझना है। अगली बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हमारे रिएक्शन वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए जरूरी है, वो ये है जैसे अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, ये हम जानेंगे। लगभग 15 मिनट बाद बताना।
तो हम यहाँ पर अम्ल ले रहे हैं। अम्ल क्या होता है? अम्ल को हम लोग अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। तो अम्ल की कई परिभाषाएं होती हैं। प्रमुख रूप से हम जो परिभाषा यहाँ पर रखने जा रहे हैं, जो आपको बताने जा रहे हैं, जो जानने के बाद अपना क्लास शुरू हो जाएगा, वो है आर्हेनियस के अनुसार। एक वैज्ञानिक में आर्हेनियस, तो आर्हेनियस के अनुसार, या आर्हेनियस कह सकते हैं, आर्हेनियस वैज्ञानिक हैं, आर्हेनियस के अनुसार हम लोग अम्ल की परिभाषा करने जा रहे हैं के अनुसार। तो देखिए अब हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें। इसका नाम सब जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आप इसको ऐसे पानी में डाल दीजिए, H2O में डालेंगे, तो जैसे ही पानी में डालेंगे ये क्या हो जाएगा कि दो भागों में टूट जाएगा। एक भाग है, इसका नाम है क्लोराइड आयन, और एक का नाम यहाँ पर है हाइड्रोजन आयन। इसको हम लोग हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन, आप कह लीजिए इस तरह से। इसी प्रकार से अगर हम नाइट्रिक एसिड ले लें, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। यह है नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल। अगर आप इसको पानी में ऐसे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ये भी दो विभिन्न प्रकार के भागों में टूटेगा। एक होगा ऋणावेशित भाग, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन कहते हैं इसको, और एक यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पर H+ यानी कि प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन। इसी प्रकार से मान लीजिए हम आपसे कह दें हमारे पास एसिटिक अम्ल है CH3COOH, इसी को हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक एसिड है, और इसी को हम लोग सिरके का अम्ल कहते हैं ना। विनेगर में तो सिरका होता है, तो ये सिरका यानी सिरके का अम्ल है। इसको भी अगर हम पानी में डालेंगे तो जैसे आप इसको पानी में डालोगे क्या हो जाएगा, ये भी इसी तरह उपरोक्त की तरह ही दो भागों में टूट जाएगा। एक इसका ऋणावेशित भाग यानी कि CH3COO- और यहाँ पर एक निकल जाएगा H+। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, नाइट्रिक अम्ल लिया है, एसिटिक एसिड लिया है। इन सब में क्या क्या दिखाई दे रहा है कि इन पदार्थों को जब हम पानी में डालते हैं तो लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन निष्कासित करते हैं। तो आर्हेनियस ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन निष्कासित करते हैं। ये बात आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन निष्कासित करते हैं। इसको हम कह देंगे यहाँ पर अम्ल। अम्ल क्या हुए, आप बताएंगे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन निष्कासित करते हैं। अच्छा, अब एक बात और ध्यान देना है, एक और शब्द अगर आप जान के चलो तो अच्छा होगा, वो होता है अम्ल की क्षारकता। तो अगली बात, अगली हेडिंग हम यहाँ पर ले रहे हैं अम्ल की क्षारकता। तो हम यहाँ पर अम्ल की क्षारकता की बात अगर आपसे कर लें, हेडिंग हम बदल देते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अम्ल की, इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमको, अम्ल की क्षारकता। याद करिए उल्टा बोलना होता है, अम्ल में क्षारकता होती है और क्षार में अम्लता होती है। अब देखो क्षारकता क्या होती है, तो अभी मैंने आपसे बताया कि अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन निष्कासित करते हैं। तो किसी अम्ल का एक अणु जल में डाले जाने पर जितने हाइड्रोजन आयन निष्कासित करेगा उसी हाइड्रोजन आयन की संख्या को ही हम अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अम्ल की क्षारकता क्या होगी, तो आपके सामने जो H निकल रहा है राइट साइड में ना, इसी H आयन की संख्या गिन लो। आप देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पानी में डाला, वहां भी एक ही H आयन निकल रहा है। नाइट्रिक को भी पानी में डाला, यहाँ भी एक ही आयन बाहर निकल रहा है। ऐसे ही अगर मैं एसिटिक अम्ल को पानी डालूं, यहाँ पर भी एक ही आयन बाहर निकलेगा। ये तीनों अम्ल जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये तीनों खाली एक एक हाइड्रोजन आयन बाहर निकालते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, एक क्षारकीय अम्ल कहते हैं। तो इस तरह से आप इन तीनों को ही क्या नाम देंगे, इन तीनों को ही आप कहेंगे, ये लोग कैसे हैं, ये लोग हैं एक क्षारकीय अम्ल। ये एक क्षारकीय अम्ल कहलाते हैं। ये बात आप ढंग से समझे रहना। तो हम दो बातें अभी आप बताए, एक अम्ल, अम्ल क्या है, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में डाले जाने पर हाइड्रोजन आयन निष्कासित करते हैं। फिर अम्ल की क्षारकता क्या होती है,
तो अम्ल को जल में डालने पर जितने हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते हैं उन्हीं हाइड्रोजन आयनों की संख्या को ही हम अम्ल की क्षारकता कहते हैं। तो देखिए तीनों आपके सामने उदाहरण लिखे हुए हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक नाइट्रिक अम्ल है और एक एसिटिक अम्ल है। तीनों को जब आप पानी में डालते हैं तो एक एक हाइड्रोजन आयन बाहर निकालते हैं, इसलिए तीनों क्या हो गए, ये हो गए एक क्षारकीय अम्ल हो गए, ये तीनों एक क्षारकीय अम्ल हो गए। अब मैं थोड़ा उदाहरण में बदलता हूँ, देखिए जरा सा। इसी प्रकार से आप लोगों ने सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। उसी को हम सामान्य भाषा में तेजाब भी कहते हैं, उसी को गंधक का अम्ल भी कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेता हूँ H2SO4, यह है सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को हम लोग गंधक का अम्ल भी कहते हैं, इसको हम तेजाब भी कहते हैं। तो अगर आप इसको पानी में अगर डालोगे तो पानी में डालने पर ये दो हाइड्रोजन बाहर निकालेगा। तो क्या करेगा, नियमानुसार ये भी अपने ऋणात्मक भाग यानी कि सल्फेट आयन, ये है सल्फेट आयन, इसमें टूट जाएगा और साथ में दो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर बाहर निकलेंगे। तो चूंकि ये सल्फ्यूरिक अम्ल भी देखिए पदार्थ भी जल में डाले जाने पर हाइड्रोजन आयन बाहर निकाल रहा है, इसलिए भी आपका अम्ल हुआ। कोई बचेगा अम्ल क्यों है, क्या बताओगे आप, कि चूंकि जल में डाले जाने पर ये भी हाइड्रोजन आयन बाहर निकाल रहा है, इसलिए अम्ल हुआ। अब इसकी क्षारकता कितनी होगी, तो देखिए कि इसका एक अणु जो है वो पानी में डाले जाने पर कितना आयन बाहर निकाल रहा है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका एक अणु पानी में डाले जाने पर दो हाइड्रोजन आयन बाहर निकाल रहा है। इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा द्विक्षारकीय अम्ल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं आपको एक दूसरा अम्ल लिखूं, ऑक्जेलिक अम्ल, जैसे आपका है H2C2O4, इसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल है, ये ऑक्जेलिक एसिड है। इस ऑक्जेलिक एसिड को अगर आप यहाँ पर पानी में से डालोगे तो ये पानी में डालने पर क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा ऋणावेशित भाग, मतलब C2O4-2, ये इसका नाम है ऑक्जेलेट आयन है, ये है ऑक्जेलेट आयन, और साथ में यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा। तो आप देख रहे हैं कि अम्ल क्यों है, ताकि आप बताओगे कि जब इसके अणु को हम जल में डालते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन बाहर निकाल रहा है, इसलिए क्या है, ये अणु ये क्या है, अम्ल है। ये कितना क्षारकीय है, तो आप देख रहे हैं इसके एक अणु को जब हम पानी में डाल रहे हैं तो दो H आयन बाहर निकल रहे हैं, इसलिए क्या हुआ, ये द्विक्षारकीय हुआ। तो इस तरह से आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल ये दोनों कैसे हो गए, ये सब द्विक्षारकीय अम्ल कहलाते हैं, यानी इनके एक अणु को पानी में डालने पर दो दो हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते हैं, ये द्विक्षारकीय अम्ल, या अगर अंग्रेजी में कहें तो डाइबेसिक एसिड होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रखें, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर H3PO4 रखता हूँ, H3PO4, इसका नाम है फास्फोरिक अम्ल, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक अम्ल है ये। तो इस फास्फोरिक एसिड को भी अगर आप ऐसे पानी में डालेंगे तो आप देखिए फार्मूला देख कर लग रहा है कि 3 निकल जाना चाहिए, तो क्या करेगा, ये भी नियमानुसार अपने ऋणावेशित भाग यानी PO4 पर -3 4, इसको हम कहते हैं फास्फेट आयन। ध्यान देना ये फास्फेट आयन है, तो फास्फेट आयन में टूटता है और साथ में 3 हाइड्रोजन आयन यहाँ पर बाहर निकलते हैं, इसलिए ये किसका उदाहरण बनेगा, ये आपके 3 मतलब त्रिक्षारकीय अम्ल का ये उदाहरण है। यानी कि जो फास्फोरिक अम्ल है ये त्रिक्षारकीय अम्ल का उदाहरण हुआ, यानी ये ट्राइबेसिक एसिड है, ये त्रिक्षारकीय अम्ल है। तो इस तरह से अम्ल क्या होते हैं और अम्ल की क्षारकता क्या होती है हमने आपको बता दिया, उदाहरण से हमने आपको दिखा दिया कि अम्ल आपके एक क्षारकीय भी होते हैं, द्विक्षारकीय भी होते हैं और त्रिक्षारकीय भी होते हैं। इसी तरह से हम लोग अम्ल के साथ साथ क्षार की बात हम लोग कर सकते हैं। तो अगले क्लास में हम आपको क्षार के बारे में बताएंगे कि क्षार क्या होते हैं। वैसे मैं उदाहरण एक परिभाषा बोल के सुना दे रहा हूँ कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में OH आयन निष्कासित करते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन निष्कासित करते हैं। तो अगले वीडियो क्लास में हम आपको क्षार के बारे में बताएंगे और क्षार की अम्लता क्या होती है वो बताएंगे, उदाहरण से सारी बातें बताई जाएंगी। तब तक आप इसको ढंग से प्रैक्टिस करिए और इसको पढ़ते समय कोई अगर डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो आपका जो टाइम है क्लास का उस समय आप लोग फ़ोन करके ऐसा नहीं मैसेज करके आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली क्लास में आपको हम क्षार का डिटेल आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।